प्लीज नो टॉकिंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज बच्चों नो टॉकिंग, प्लीज प्लीज नो टॉकिंग। लाइव स्टूडेंट्स एक बार आप जल्दी से बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर एंड फेस टू फेस वालों की तो क्लियर है। तो अब बातें ना करें, अब पढ़ने की बातें करेंगे। प्लीज प्लीज अगर हम सेक्शन नंबर 4 की बात करें तो सेक्शन 4 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की मेमोरी रखी जाती है, वो भी रेंडमली, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेमोरेंडम, कि कंपनी की जो मेमोरी है वो रैंडम फॉर्म में मेंटेन करते हैं, तो इसे मेमोरेंडम बोल दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि मैम ये जो जैसे सेक्शन नंबर 4 है, तो सेक्शन 4 के अंदर क्या है? तो सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट्स है। क्या बोला था मैंने? कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ MOA। तो हमने यहाँ पे सेक्शन याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक सीख रखी है, सबको याद भी होगा। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? शार्प। तो सेक्शन नंबर 4 क्लियर है। तो सेक्शन 4 हमने ऐसे याद किया था। उसके साथ हमने इसमें एक स्टोरी समझी थी, एक स्टोरी से हमने क्लॉजेस याद किए थे कि ये जो कंटेंट्स है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हमने कहा था तू नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। नाम वाम की चिंता मत कर, मतलब जल्दी जल्दी बताओ। नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तेरे पास पूंजी की कोई कमी, सॉरी कैपिटल क्लॉज, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो लायबिलिटी को, और अकेले रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, दैट इज द नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है, चलिए जी अब हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे नाम के बारे में। जब हम नेम क्लॉज के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन फ्यूचर, जब आप CS बन जाओगे तो किसी भी कंपनी को बनने के लिए आपको सबसे पहले उसका नाम फाइनल कराना होगा। आपका क्लाइंट आपसे बोलेगा मुझे कंपनी बनानी है और इसका नाम फाइनल कराओ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे अपने मन में आया कि हमें इसका नाम दामोदर दास प्राइवेट लिमिटेड रखना है, तो क्या हम रख सकते हैं? या हमने इसका नाम गंगाधर प्राइवेट लिमिटेड रखना है, तो क्या रख सकते हैं? आंसर इज नो। हम सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं, नाम क्या होगा ये डिसाइड करेगी ROC। फिर से सुनो, हम अपने नाम की चॉइस रख सकते हैं, लेकिन वो नाम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द ROC। इसका मतलब हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे जी आप नाम बताओ, कि एक नाम दो नाम, कि कम से कम 2-4 नाम बताओ, ताकि प्रेफरेंस के हिसाब से हम किसको भेज सके? ROC को, और उसके बाद वो नाम क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। अब नाम मिल भी सकता है और नाम नहीं भी मिल सकता। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ROC। यहां पे हमें ये सीखना है कि नाम जब होगा तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए नाम के साथ। जैसे एक ने नाम रखा एक्स मर्डर प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम हो सकता है? एक्स मर्डर प्राइवेट लिमिटेड, एक्स डकैती प्राइवेट लिमिटेड, एक्स किडनैपिंग, बेस्ट किडनैपिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या ऐसे नाम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए आज हम यही समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें नाम फाइनल करते हुए ध्यान में होने चाहिए। और अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो एक नॉर्मल आदमी भी कंपनी बना सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स को ही पता होता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कभी भी अगर हमें ये देखना हो ये कंपनी प्राइवेट है या ये कंपनी पब्लिक है तो उसमें क्या अंतर होता है। तो हमेशा पब्लिक कंपनी के लास्ट में ऐड होता है लिमिटेड। कभी भी नाम लिखा होगा एक्स लिमिटेड, इसका मतलब वो क्या है? पब्लिक कंपनी। नाम लिखा होगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। एक्स ब्रैकेट में OPC प्राइवेट लिमिटेड, वो कैसी कंपनी है? OPC। और अगर एक और तरीके की कंपनी होती है दैट इज ए सेक्शन 8 कंपनी, ये होती है समाज सेवा के लिए। तो उनके नाम के अंत में कभी भी ना तो लिमिटेड होगा
ना ही प्राइवेट लिमिटेड होगा। नाम के लास्ट में ऐड किया जाएगा एनजीओ या एनपीओ। सेक्शन 8 के अंदर एनपीओ बनाने का प्रोसेस दिया गया है, एनजीओ बनाने का प्रोसेस दिया गया है। और सेक्शन 8 के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस देती है तो ये कंडीशन लगाती है, मतलब ये कंडीशन होती है सेक्शन 8 कंपनी में कि भविष्य में आप कभी भी ना तो लिमिटेड और ना ही प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए अगली चीजें, नाम नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? पहला पॉइंट बताओ, आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग कंपनी। बोलो बोलो। कुछ नहीं होगा, लिमिटेड होगा। हाँ, अब देखिए आगे, नेम शैल नॉट, नेम शैल नॉट, नाम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। मैम जैसे कि, मैम जैसे कि आप बताइए ना, जैसे कि क्या नहीं होना चाहिए? मिलता जुलता कैसा? हाँ, और क्यों नहीं होना चाहिए? नाम ऑलरेडी जो मार्केट में कंपनी है उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब ये कंपनी मार्केट में आएगी तो ऑलरेडी मार्केट में दूसरी कंपनी है, तो उसके कस्टमर कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तो ये तो रीजन है कि नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। लेकिन नाम मिलता जुलता कैसे हो सकता है? जैसे PEPSI है, पेप्सी है, और PEEPSI है, पीप्सी है, मिलता जुलता हो गया। तो क्या नाम अप्रूव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में डिजायरेबल नेम नहीं है। और तीसरा बोला कॉन्स्टिट्यूट क्या? ऑफेंस। और चौथा जो जनता को क्या कर रहा है? मिसलीड। सरकारी प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, सरकारी प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या समझोगे? सरकारी कंपनी, यस और नो? तो बताइए, जनता गुमराह हो जाएगी ना, तो ऐसे नाम भी नहीं होने चाहिए। अब सुनो, अब देखना, कंपनी शैल नॉट रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, दिव्या लाल कह रही है मैं एक बार सेक्शन समराइज करा देना लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, मुझे चलने दो। कंपनी शैल नॉट रजिस्टर्ड विद द नेम कंटेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन एनीवे कनेक्टेड विद द, किससे कनेक्टेड? और आपने कई जगह देखा होगा इसे नाम यूज करते हुए। तो नाम अगर ऐसे यूज करना चाहते हो जो ऐसा दर्शाए कि ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो आप ऐसे नाम यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले किससे पूछना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेरे भाई और बहनों। क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर अप्रूवल। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द यूज ऑफ एनी सच वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। क्या क्या जरा देखिए, अगर कंपनी में कभी भी वर्ड यूज करना है बोर्ड, कभी भी वर्ड यूज करना है कमीशन, कभी भी वर्ड यूज करना है अथॉरिटी, कभी भी वर्ड यूज करना है अंडरटेकिंग, कभी भी वर्ड यूज करना है नेशनल, कभी भी वर्ड यूज करना है यूनियन, कभी भी वर्ड यूज करना है सेंट्रल, कभी भी यूज करना है फेडरल, कभी भी यूज करना है रिपब्लिक, तो आपको किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है। अब देखो अब यहाँ पे समझते हैं, ये कह रहा है कि अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जहां पे दिस इज अ डीप डिस्कशन एक्चुअली, जो कि हम प्रैक्टिकली समझेंगे। एग्जांपल्स देखिए, प्रैक्टिकली हम समझेंगे जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। अब सुनना ध्यान से। डीम टू बी रिजेंबल टू नियरली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी इफ एंड ओनली कंपेयरिंग द नेम अप्लाइड फॉर विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी बाय डिसरिगार्डिंग द मैट्रिक्स सेट आउट। क्या क्या जरा देखो, प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स इन वन और बोथ नेम्स। नाम देखो क्या रखा, यहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया? ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड या ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बताओ क्या मिलते जुलते नाम है? ये नाम अप्रूव नहीं होंगे कि आप कहने लगे उसका नाम तो ग्रीन है और हमारा नाम तो ग्रीन्स है ना, उसका नाम टेक्नोलॉजी है और हमारा नाम टेक्नोलॉजीज है,
उसका नाम क्या है? टेक्नोलॉजी, और इसका नाम क्या है? टेक्नोलॉजीज है। तो क्या नेम अप्रूव हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा देखो, प्रताप टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सेम एज प्रताप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये प्रताप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? बस एस लगा के नाम चेंज करना चाह रहे हो, तो आपका नाम अप्रूव नहीं होगा। SM कंप्यूटर लिमिटेड इज नॉट सेम एज SMS कंप्यूटर्स लिमिटेड। SM में और SMS में अंतर आ गया ना। आगे देखिए, अब देखो आगे देखो, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, आप रखना चाहते हो A.B.C लिमिटेड, या लिखना चाहते हो खाली क्या? ABC लिमिटेड, नाम अप्रूव नहीं हो पाएगा। टीम वर्क लिमिटेड, टीम @वर्क लिमिटेड, हो पाएगा नहीं अप्रूव? नो। एस्केंड सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज एस्केंडेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, एस्केंडेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, नहीं हो पाएगा। आगे देखो, कैमटेक लिमिटेड इज सेम एज कैमटेक लिमिटेड, ये कैमटेक लिमिटेड, सब सेम ही लग रहा है। बीके लिमिटेड, ये BEEKY है, और इन्होंने क्या लिख दिया? BEKY या BK, ये BK, ये BK या BK, सबको सेम ही लग रहा है ना, तो ऐसा नाम अप्रूव नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड, है ना सेम? क्या नाम अप्रूव हो जाएगा दूसरे वाला? नो। सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज नॉट सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड, नहीं है, वो अलग है। अब देखो आगे, अब बहुत ही प्यार से आपको यहां पे समझना है। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल देके हमने क्या समझा कि अगर कभी भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, बोर्ड है, कमीशन है, रिपब्लिक है, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग है, नेशनल है, यूनियन है, सेंट्रल है, फेडरल है, रिपब्लिक है, आपका क्लाइंट चाहता है कि आपकी कंपनी में बोर्ड वर्ड यूज हो, कमीशन वर्ड यूज हो, अथॉरिटी वर्ड यूज हो, अंडरटेकिंग वर्ड यूज हो, नेशनल वर्ड यूज हो, यूनियन वर्ड यूज हो, सेंट्रल वर्ड यूज हो, या फेडरल या रिपब्लिक, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपका क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी कंपनी के नाम के साथ ऐड हो, तो आप उससे क्या बोलोगे? कितने सीधे बच्चे हैं, बोलोगे 50,000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारी बातें थोड़ी ना बतानी है, सारी बातें नहीं बतानी, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। क्यों? क्योंकि नाम जो जनरली अवेलेबल नहीं है, वो तो हम, ऐसा नाम मिलता ही नहीं है, आपको सीधे बोलना, डराना है पहले। कैसे डराओगे? सर हो ही नहीं सकता, ये नाम मिलते ही नहीं है सर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूं या कर सकती हूं, कोशिश कर सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल टास्क है, पैसों से भी काम नहीं चलता, पर कोशिश करेंगे पैसे देके, वो मैं अपने बिहाफ पे देख लूंगा, लेकिन इसकी फीस ज्यादा लगती है और नॉर्मल कंपनी से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। कितने हजार? क्यों 40,000 एक्स्ट्रा क्यों लोगे? क्या? क्योंकि आपके एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, अप्रूवल लेने जाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो पैसे एक्स्ट्रा नहीं लोगे, सीधे बच्चे बन के रहोगे, ऐसे ही सीधे बच्चे नहीं बनना, एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? तो इट मीन्स, आगे देखो, और इस तरीके के नाम तो कभी हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूं, बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिकली सोचना है। आपने अपना नाम फाइनल करके आरओसी को फाइल कर दिया, लेकिन आरओसी को वो नाम ऑलरेडी मिला है मार्केट में, है पहले से, आपका नाम रिजेक्ट कर दिया, तो जब आपने फॉर्म फाइल किया होगा तो उसके साथ फीस फाइल करी होगी, तो आपकी फीस खराब हो जाएगी। यस और नो? बोला ना, फीस फाइल करी होगी ना, जब फॉर्म फाइल किया होगा तो फीस क्या हो जाएगी? बोला जल्दी से, हाँ जी बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगी? फीस वेस्ट हो जाएगी। तो आगे देखो, इफ एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, फाइल इन एप्लीकेशन स्पाइस प्लस या फिर रन along with the prescribed documents, ROC on the basis of information filed with their name approve या फिर क्या करेगी? रिजेक्ट। सेकेंड केस, अप्रूव या फिर रिजेक्ट हो जाता है। अगर रिजेक्ट होगा तो क्या हो सकता है? रीसबमिशन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द रीसबमिशन? व्हाट डू यू मीन बाय द रीसबमिशन?
सुना है आपने भी कभी रीसबमिशन? रीसबमिशन का मतलब होता है वो फॉर्म दोबारा से क्या कर देंगे, सबमिट करेंगे विदाउट पेइंग फीस ऑन द सेम फीस। फिर से सुनो पॉइंट की बात, आपको दोबारा से फीस पे नहीं करनी, उसी फीस में रीसबमिट हो जाएगा, उसी फीस में क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रीसबमिशन। क्या बोला जाता है, रीसबमिशन। आप JIGL को इजी ले सकते हो, आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस को इजी ले सकते हो, आप अकाउंट्स को इजी ले सकते हो, बट कंपनी लॉ को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपके अकाउंट्स में मार्क्स आ जाते हैं, आपके JIGL में मार्क्स आ जाते हैं, आपके सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी लॉ में मार्क्स नहीं आते तो ग्रुप क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बच्चा डायरेक्टली सेकंड ग्रुप पे जंप करता है वो बहुत दिक्कत में रहता है और उसके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए हिल जाते हैं कि अगर उसे बेसिक चीजें ही नहीं पता तो वो क्या एडवांस चीजें समझेगा। पहले तो कंपनी बनेगी ना, उसके बाद ही तो कंपनी फंड रेज करेगी। तो कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है ग्रुप 1 में, और फिर उसके बाद कंपनी बनने के बाद वो बिजनेस कैसे करेगी, पैसे कहां से इकट्ठे करेगी, वो दी जाती है ग्रुप 2 में। इन 4 पेपर में हमारा ज्यादा फोकस डीप डिस्कशन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपनी लॉ। JIGL में एक्सपर्टाइजेशन नहीं दिखानी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में एक्सपर्टाइजेशन नहीं दिखानी, लेकिन कंपनी लॉ में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। ये हमें बहुत डीपली पढ़ना है और बहुत एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अभी तक जितने भी बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा हो समझ नहीं आ रहा? देखो, हमें यहाँ पे जो चीजें लेकर चल रही है वो कुछ इस तरीके से लेकर चल रही है कि हर क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उसे आपको कैटर करना है, समझना है, और अगर कुछ समझना है तो क्लास के बाद पूछना है, और विद लॉजिक पढ़ना है। बिना लॉजिक के कोई पढ़ाई नहीं करनी, लॉजिकली चीजें समझनी है और चीजों को लिंक करना भी सीखना है। क्या करना है, लिंकिंग भी सीखनी है। क्या सीखनी है, फिर से बताओ क्या सीखनी है, लिंकिंग। क्लियर है, ऑल क्लियर? अब देखो इधर, अब हम यहाँ पे जब नेम क्लॉज की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हमने कंसिडर किए कि क्या क्या पॉइंट कंसिडर किए डीप डिस्कशन में। नाम हमें पता चल गया कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है। जब नाम रखेंगे क्या क्या चीजें कवर नहीं की गई कि ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ बच्चों का ये आ रहा है कि मैम एक बार आप सेक्शन बता दो। ऐसा कोई क्लास के अंदर बच्चा है जो फटाफट से सारे सेक्शन बता सकता है जो मैंने अभी तक डिस्कस करे? पढ़ाई नहीं, सिर्फ डिस्कस करे हैं। ऐसा कोई बच्चा है क्लास के अंदर? सारे सेक्शन जो मैं डिस्कस, वो सेक्शन पूछना चाह रही है। CS के बच्चे बड़े स्मार्ट हो जाते हैं, वो सेक्शन सेक्शन खेलते हैं, सेक्शन सेक्शन खेलना उन्हें अच्छा लग जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा? हाँ जी बच्चों, ऐसा कोई बच्चे जो सारे सेक्शंस फटाफट से बोल सके? एनीबॉडी? नो? बेटा क्लास के बाद देखेंगे, क्लास के बाद करेंगे सेक्शंस रिवाइज, क्लास के बाद करेंगे सेक्शन रिवाइज। तब तक दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। क्लास के बाद सेक्शंस करेंगे। मैम इंतजार नहीं हो रहा, मैम प्लीज, मैम प्लीज, ओहो मैम प्लीज, अरे रुको तो सही। अभी मैंने सेक्शन 4 ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने बाकी के सेक्शन तो पढ़ा ही नहीं। तो मैम क्या था, वो तो सिर्फ हमने एक अपने रूट मैप तैयार किया है कि हमें यहां तक पहुंचना है। तो अगर हम सेक्शन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 मिनिमम मेंबर, सेक्शन 4 MOA, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनी एक्ट, सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 सेक्शन 240, सेक्शन 240
41, 42, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 40। हाँ, तो कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ? 241, 242, 268। अब ये तो पूरा डिफरेंट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रट लिया है मतलब उसने। वो बिल्कुल इस तरीके से चलो, ऐसे स्कूल में प्लैश नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जहां जिस जिस सेक्शन का लिंक होता है वो सारे पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो अब ये बच्चा वही हो गया, वो प्लेज नहीं कर देते, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट यू, है ना। तो वही वाली कहानी इसकी चल रही है। आप देखो स्कूल में जब टीचर आती है, क्लासरूम में बच्चे इतने रिडेंडेंट हो जाते हैं। तो जैसे टीचर आते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, चाहे आफ्टरनून भी हो रही है ना। और बच्चे इतने कभी कभी इतने तेज हो जाते हैं, सर आ रहे हैं तो बोले गुड मॉर्निंग मैम, देख ही नहीं रहा आया कौन है, वो अपने फ्लो में बोल रहे हैं बस। तो वही चीज इनकी हो गई है। तो अब शांति हो गई बच्चों, दिव्य अब शांति हो गई। चलो अब आगे पढ़ ले। चलो तो आगे चलते हैं। और बच्चों अब आप कहोगे मैम एकदम सेक्शन जंप करा देती हूँ मैम। अब मैं सेक्शन जंप करा दूँ, सेक्शन 12 में आ जाओ। अब सेक्शन 12 बताओ, सेक्शन 4 कहाँ और सेक्शन 12 कहाँ? रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई अर्थ का नर्थ मत करो। एक होती है रजिस्टर्ड ऑफिस, एक होती है रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस मतलब आरओसी और रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कंपनी की ऑफिस। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, अब सुनो, देखो मजे लेने की हद होती है। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम 18 सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऐसी मर्जी। और अभी तो सेक्शन 18 पढ़ने के लिए हमें कई चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो अब कह रहे मैम वो गाना कौन सा था? वो तो 18 वर्ष की कमारी कली थी और घूंघट में मुकड़ा छुपा के चली थी। ठीक है, अब खुश हो? चलो चलो, खैर कोई बात नहीं। बैक टू द पॉइंट अगेन। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा सेक्शन नंबर जो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की बात करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्लीज नो टॉकिंग, सिचुएशन क्लॉज जिसे बोलते हैं। और सिचुएशन क्लॉज की अगर हम बात करें, कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आप एड्रेस देखना चाहते हो या किसी कंपनी की कोई हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो आरओसी की साइट पे जाकर मास्टर समरी निकलती है। क्या निकलती है? मास्टर समरी। और मास्टर समरी के अंदर सारी डिटेल होती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कैसे बनी है, कंपनी कब बनी है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिल जाती है? कंपनी की मास्टर समरी। अब मास्टर समरी कैसे निकलती है? बस आपको कंपनी का सिम नंबर पता होना चाहिए, आप इजीली मास्टर समरी निकाल सकते हो। पहले मैं छोटा सा थोड़ा सा ही बस शॉर्ट पॉइंट में डायरेक्ट से सेक्शन नंबर 12 मैं निकाल रही हूं। और पढ़ना नहीं है आपको उससे, आपको उससे नहीं पढ़ना, मैंने ऑलरेडी क्रक्स दे रखा है, आपको उसी से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस बना रही हूं, सिर्फ सीक्वेंस आपको देखना है। क्या कहना चाहते हो आप? बैक का मतलब क्या है? आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल करा, आरओसी ने सेव कर लिया, आपने जो फाइल किया फ्रंट, और जो सेव हुआ बस। हाँ, चलो आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सबसे पहले सेक्शन बताइए कौन सा है? सेक्शन 12। क्या आपके हिसाब से हर कंपनी का अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? क्यों? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। सारी इंफॉर्मेशन, जब तक कंपनी का कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। अब देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 छोटा दिखाई दे रहा है, पीछे वाले बच्चों को तो मैम सच्ची बता भगवान कसम दिख नहीं रहा, देखो मत, मेरी बात सुनो बस। मैं आपसे बताती हूँ सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कंपनी के पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, है ना।
और कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एक पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे मुद्दा उठा है कंपनी शैल। अब आप देखो, आपको नजर आएगा, नजर आया शैल? शैल का मतलब क्या है? यहां पे शैल का मीनिंग क्या? कंपलसरी। और यहां पे बोलता है कि कंपनी, एक कंपनी शैल, और यहां पे एक कंपनी बोला, इसका मतलब यहां इन्होंने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं बोला, यहां सिर्फ कंपनी शब्द यूज हुआ। इट मीन्स दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। कम ऑन रिप्लाई, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी irrespective of the fact either the OPC also. Every company shall means compulsory. कितने दिन के अंदर? 30 days from the date of incorporation. All times thereafter registered office capable of receiving, acknowledging all communication and notices. और दूसरा कहता है subsection 2, the company shall furnish, क्या बोला इसने? Company shall furnish to registrar. Registrar means क्या? ROC. Verification of its registered office within a period of 30 days from the date of its incorporation and manner is prescribed. Manner क्या की गई है? Prescribed. मैंने आपको हमेशा बोला, जब भी कभी लॉ में prescribed शब्द यूज होता है, क्या यूज होता है? Prescribed. समझ लेना, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 मुझे बताइए। सेक्शन 12 सबसेक्शन कहता है एवरी कंपनी शैल हैव इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब एक बात सुनो, मैंने आरओसी को कहा, आरओसी हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। आरओसी इतनी सीधी बेचारी, उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद पता चला मिस्टर ए ने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई थी और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो बताया था, वो बताया था यू 112B के जस्ट बराबर में, उसके जस्ट बराबर में, उसके जस्ट बराबर में। अब उसके जस्ट बराबर और जस्ट बराबर देखे तो पता चला वहां पे सुलभ शौचालय है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं, वहां का एड्रेस दे रखा है। आरओसी इतनी नादान और मासूम, उसने उसी पे विश्वास कर लिया। बाद में तो पता चला कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। अब फ्रॉड कर दिया तो लोग के घर जाते हैं ना जो फ्रॉड करते हैं, घर पे जाके पकड़ते हैं। अब कंपनी को पकड़ेंगे कहां से? रजिस्टर्ड ऑफिस से। पता चला यहां तो कभी कंपनी थी नहीं, यहां तो कभी कंपनी थी नहीं। अब बताओ क्या किया जाए? क्या करें ऐसी स्थिति में लॉ मेकर्स? सोचिए और सोचने के बाद जवाब दीजिए कि ऐसा होता होगा। तो अब यहां पे वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने कहा तुमने बताया कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन इसे वेरीफाई कराओ। क्या कराओ? वेरिफिकेशन कराना है 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब वेरिफिकेशन करेंगे तो आरओसी को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, तो आरओसी को इंफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोन नंबर INC 22। कौन सा फोन नंबर होगा? INC मतलब इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म नंबर कौन से? 22। क्या साथ में फीस देनी पड़ेगी? आंसर इज यस। अब देखो, जब हम उनको वेरिफिकेशन कराएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से बिल चाहिए? कुछ तो बोलो। जब वेरिफिकेशन कराते हैं तो क्या क्या चाहिए होता है? बिल्कुल, यूटिलिटी बिल, प्रूफ ऑफ एविडेंस। तो इन्होंने यहां पे 4 चीजें बोली है कि जब आप ऐसे फॉर्म फाइल करोगे तो उसके साथ 4 चीजों में से कोई भी एक चीज लगा सकते हो, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके नाम पे अगर है, नोटरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, अगर आपको रेंट एग्रीमेंट हुआ तो उसकी नोटराइज कॉपी। तीसरा, अगर ओनर है तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अगर मान के चलो आपकी अपनी बिल्डिंग है तो उसका प्रूफ ऑफ ओनरशिप। एंड चौथा, प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एनी यूटिलिटी सर्विसेज लाइक टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके ऊपर क्या डिफाइन हो एड्रेस, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज सुननी है, जो रेंट एग्रीमेंट है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपके यूटिलिटी बिल्स है वो 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिकली बताओ, जब किसी की कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाओगे? बोलो जल्दी से। कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेक्शन 12 का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से सेक्शंस कंसिडर करते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं? सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 12। अब सुनो,
और सेक्शन 149। ताली बजाओ, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, बहुत अच्छे। एक बार फिर से चलते हैं। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 149। भाई कोई लिंक हुआ 149 का? लिंक है कोई? होगा नहीं, बताओ क्या लिंक है? वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। तो सेक्शन 12 की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी? सेक्शन 12 की लिस्ट बनाओगे नहीं, सेक्शन 12 के हिसाब से क्लाइंट से क्या क्या चीजें मांगोगे? बिजली का बिल 5 महीने पुराना दे दिया, आपने फॉर्म में लगा दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फॉर्म क्या हो गया? छोटी छोटी बातें इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। और ये फील्ड जो है, ये पेपर जो है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। बच्चे हवाबाजी में ज्वाइन जरूर करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये हवाबाजी नहीं है। इस चीज को समझनी होगी, इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। कई बार हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अर्न करने की होती है, बहुत ज्यादा कमाने की होती है, लेकिन जिस व्यक्ति की जो इनकम होती है, जिस व्यक्ति जो जितना अर्न कर रहा होता है, वो उतना ही अपने ऊपर काम करता है। अगर आपकी इनकम लैक्स में, इट मींस यू आर वर्किंग फॉर लैक्स, यू आर एक्सपेक्टिंग 4 lakhs, आपकी इनकम करोड़ में है, इसके लिए आपने अपने ऊपर काम किया है। जब हम अपने ऊपर जितना काम करते हैं उतनी रिटर्न में हमें इनकम मिलती है, क्योंकि इनकम कभी भी मांगी नहीं जाती, इनकम अपने आप आती है। अगर आप एक्सपेक्टेड होते हो तो आपके पास कुछ है तो लोग आपको कुछ देंगे, अदरवाइज कोई भी कुछ नहीं देगा। इट मींस अगर आप सीरियस बन जाते हो और आपको चीजों की अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, आप प्रेफरेंस देते हो, आप काम करते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान का एटीट्यूड ही इंसान को गड्ढे में लेके जाता है और इंसान का एटीट्यूड ही इंसान को बुलंदियों तक लेके जाता है। इस लाइन में इतना ज्यादा दम है कि हर व्यक्ति की सक्सेस इस लाइन पे डिपेंड होती है। कैसे, जरा सुनो। आपका एटीट्यूड ही आपको आगे ले जाता है। इस कोर्स को वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर एटीट्यूड है काम करने का, और जिसका एटीट्यूड खराब है 3 साल नहीं 30 साल में भी कोर्स पूरा नहीं हो सकता। 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 30 साल में कोर्स पूरा नहीं हो सकता। अब मैं एटीट्यूड का एग्जाम्पल देती हूं। सपोज करिए आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए, या आप अपने दोस्त के साथ कहीं गए और आप पार्टी में हो, और आपकी कल सुबह क्लास है मॉर्निंग में, और अब वहां पार्टी में बहुत लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि आपको टाइम का पता ही नहीं। क्यों टाइम को पता नहीं? क्योंकि तुम्हें चिंता ही नहीं कि मुझे कल क्लास लेनी है, और तुम वहां लेट हो गए। तो अब तुम रात को पहुंचे 2 बजे, तो तुम आराम से सोओगे? यस और नो? आराम से सोओगे तो बोलोगे चलो कोई नहीं, आज की क्लास में क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। दिस इज अ बैड एटीट्यूड, एंड ये एटीट्यूड इंसान को गड्ढे में ले जाता है। दिस वन इज एटीट्यूड। क्या होता है ये? एटीट्यूड। ये इंसान को हमेशा गड्ढे में लेकर जाता है। एटीट्यूड सही नहीं है काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति, सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। एटीट्यूड सही है, सक्सेस मिलेगी। दूसरा, बच्चा भी फंक्शन में गया, उसने पेरेंट्स से बोला मुझे मॉर्निंग में क्लास लेनी है, मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। देखो, किसी की वहां जाने के बाद 10 घंटे रुको या 10 मिनट रुको, इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। और जो 10 घंटे रुकता है उसकी बैड इंपॉर्टेंस होती है। जो 10 मिनट रुकता है वो वीआईपी होता है, और जो 10 घंटे रुकता है वो खाली होता है। ये कभी भी देख लेना आप, क्योंकि कभी किसी को किसी की जरूरत है ही नहीं। ये जस्ट ओनली शो ऑफ होता है। अपनी ब्रांडिंग सेल्फ ब्रांडिंग है। 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 16 साल के बाद अगर आप किसी के यहां पे 3 दिन तक स्टे करते हो, 3 दिन रुकते हो, किसी फंक्शंस में ज्यादा जाते हो, प्रोग्राम्स ज्यादा अटेंड करते हो, यू आर कंप्लीटली फ्री एंड वेला इंसान। It's your own identity, it's your own branding, and literally you are doing a very tough course. Really, you have no more time. Not even today, but after becoming CS. Suppose when you become a company secretary, and आपको पता है आपके क्लाइंट की पिटीशन है, आपके क्लाइंट की हियरिंग है NCLT में, आप कहीं लंदन में भी होंगे ना, वहां से भी आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगे क्या होगा? अरे यार एक हियरिंग ही तो है, 30,000 रुपये तो मिलने हैं, लेकिन क्लाइंट कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा। फिर बात 30,000 की नहीं है, बात एटीट्यूड की है।
आज मैं आपकी क्लास जो ले रही हूं या लेने आ रही हूं, बात पैसे की नहीं है, बात विश्वास की है, बात ट्रस्ट की है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक क्लास हो सकती है, एक छुट्टी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इतने सारे बच्चों का फ्यूचर और विश्वास है। गॉट द पॉइंट? किसी के लिए एक दिन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पूरा दिन है, और पूरा दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या चीज बोली है? एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। एटीट्यूड अच्छा रखना है। एटीट्यूड अच्छा होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको आदत बन जाएगी। इट मीन्स इरेगुलरिटी। जो बहुत सारे लोग आपने देखे ना, बहुत ज्यादा चीजों को क्या लेते हैं, लिबरल लेते हैं कि नहीं नहीं छोड़ यार, हो जाएगा, कर लेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तभी तो इस कोर्स में सब सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस लक्ष्मी नगर में कितने सारे बच्चे इतने बड़े बड़े बैग लेके आते हैं, और उतने बड़े ही फिर वापस लेके जाते हैं। अमीर करा के जाते हैं 2 लोगों को, 3 लोगों को स्पेशली। पहला पीजी वाले, दूसरा कोचिंग वाले, और तीसरा खाने वाले। 3 लोगों को यूज इनकम देके जाते हैं, क्योंकि वो तो भैया अपना काम कर रहे हैं, पैसे लेंगे, और वो वापस लौट जाते हैं खाली हाथ। और वो एक दुख का पल होता है, दुख का क्षण होता है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना कीमती समय खराब करो। रियल इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम। चेंज योर एटीट्यूड। आप इस समय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो आप किसी को अपने आप को इतने सस्ते में ट्रीट नहीं करवा सकते। और आप लिटरली मुझे बताइए, क्या किसी को, आपके पेरेंट्स के अलावा किसी को आपकी जरूरत है? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, किसी को आपकी जरूरत है? वो बच्ची बोली है मैम। किसको? पेरेंट्स के अलावा किसी को आपकी जरूरत है? एक वही 2 सेक्शन से होंगे जो आपको देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। इसके अलावा किसी को आपकी जरूरत है? लिटरली नो। क्योंकि एवरीबडी इज बिजी इन योर ओन वर्क, ओन फैमिली, चाहे कोई भी हो। हाँ, बहन भाई को लगा जरूर होता है, लेकिन उनके भी परिवार होते हैं, वो भी अपने परिवार में बिजी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने आपके मम्मी पापा। तो आप क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं काम करते? गॉट द पॉइंट? ये मत सोचो हम 17 या 18 साल के हैं, ये सोचो कि अब हमारे पास बस यही वक्त है कुछ करने का। तो अगर आपका एटीट्यूड अपने कोर्स के प्रति सही नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। एक एटीट्यूड वाला बच्चा जिसका 50% नंबर क्लास 12th में है, वो सीएस बन जाता है। और 95% क्लास 12th में मार्क्स है, और उसका काम करना, क्लास लेना, रेगुलरिटी करना, पढ़ाई ना करना, फेल हो जाता है। और 2-3 बार फेल होने के बाद तीसरी बार किसी की हिम्मत नहीं होती, 4 बार फेल होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती। ठीक है? तो इसीलिए एटीट्यूड अच्छा रखना, और इस पेपर में आपको बहुत पढ़ाई करनी है। तो मुझे आप सिंपल सी एक बात बताओ, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे? हाँ जी बताइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? इसका मतलब खाली सेक्शन 12 से काम नहीं चलेगा, सेक्शन 12 के रूल्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। यस और नो? क्योंकि इसने तो क्या लिख दिया था, प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी। तो सबसे पहले हमें फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा ANC 22, उसे फिल करेंगे और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या कहा, टाइटल ऑफ प्रीमाइसेस, या फिर लीज एग्रीमेंट, या तो आपका अपना मकान है लीज पे, यूटिलिटी बिल, और ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर, और ऑथराइजेशन ऑक्यूपेंट ऑफ प्रीमाइसेस, प्रूफ ऑफ ओनरशिप या ऑक्यूपेंसी, जो भी है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? आगे देखिए, 3rd पॉइंट में क्या कहा, एवरी कंपनी शैल। ये सारा हम डीप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मैंने क्रक्स भी बना रखा है, बहुत आसान। आपको याद क्रक्स करना है, लेकिन पढ़ना डिटेल में है। ठीक है? जो लर्न करना है वो आपको सिर्फ इतना सा है। ये देखो कितना सुंदर बनाया है, ये देखिए, सिर्फ ये आपको याद करना है यहां तक, और इसके अलावा मैं आपको सारा डीप में पढ़ा रही हूं। क्लियर या और क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो तो बच्चों अब बताओ जल्दी से। हाँ जी, तीसरे पॉइंट में लॉ ने क्या कहा? तीसरे पॉइंट ने कहा एवरी कंपनी शैल। हमने पॉइंट पकड़ लिया। एवरी कंपनी का मतलब क्या? सारी कंपनीज। शैल पहला पॉइंट, A, B, C, D। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D। यस और नो? क्या कहते हैं क्लॉज A? पेंट करना है या फिक्स करना है? नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड पेंटेड करवा सकते हो आउटसाइड। लेजिबल कैरेक्टर और सील में नाम होना चाहिए। आगे कहते हैं सिन नंबर होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए,
और प्रिंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ आगे कहते हैं अगर ओपीसी कंपनी है, प्रोवाइडेड फर्दर, अगर ओपीसी कंपनी है तो जो नाम है उसमें ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में क्या वर्ड यूज करोगे, ओपीसी। क्या वर्ड यूज करोगे, ओपीसी। अगला क्वेश्चन जो कि हम ऑल्ट्रेशन में पढ़ेंगे, क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? बताओ ना, सोच के बताओ, क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज क्लॉज कहां पढ़ेंगे, ऑल्ट्रेशन में। कहां पढ़ेंगे? लेकिन देखो ये कहता है अगर आप अपनी कंपनी का क्या करते हो, जल्दी बताओ, आप अगर अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करते हो, चेंज, तो नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर। अब वेरीफाइड की बात आई तो यहां पे क्रक्स इज दैट अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का कभी भी कोई फोन नंबर ध्यान रखना है तो दैट इज द INC 22। कौन सा है? पहले कौन सा था? ओके, इसका मतलब 22 फोन नंबर आपको क्या करना है, फाइल करना है। किसको फाइल करना है? हाँ जी बिल्कुल, ROC को फाइल करना है। अगर आप अपना वेरिफिकेशन, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। आगे उन्होंने कहा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो इजीली नहीं कर सकते। इजीली क्यों नहीं कर सकते? कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, ROC से। ROC से ये शेयर होल्डर से, ROC शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से भी लेनी पड़ेगी परमिशन। तो चेंज हम कहां पर पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, ऑल्ट्रेशन। कहां पढ़ेंगे बताना जरा, आ जाओ, सिंपल सिंपल सी बातें। पहली बात तो 3 नाम है, पहला सिचुएशन, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्या कहते हैं, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या ये कहा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए, हो भी सकता है, हो सकता है या होना ही चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया था, शेल। वेरिफिकेशन कितने दिन में कराना है, 30 डेज। कहां से चेक करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, जहां पर सारे कम्युनिकेशन और नोटिस क्या हो सके, सेंड। MOA के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्टेट मेंशन होती है। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि अगली 2-3 क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद हमें इस पॉइंट पे फिर से आना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सिर्फ स्टेट होती है, प्रॉपर एड्रेस नहीं होता। मेरे साथ 4 बार बोलो, सिर्फ क्या होती है, कम ऑन, 1 2 3 4, क्या नहीं होता? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, ठीक है, पूछू? आर यू रेडी एवरीबडी? जोरदार ताली बजाओ सारे बच्चे। 1 2 एंड 3। तेज 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 बेटा तेज, बहुत अच्छे। क्योंकि कुछ बच्चों को क्लास के अंदर नींद आ रही थी, ठीक है, तो आपकी नींद भगाने के लिए आपने लंच किया है, ब्रेक में किया है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेक में लंच किया, हाँ लंच किया, तो एक बार और जब तक ताली बजानी जब तक मैं स्टॉप ना बोली। 1 2 एंड 3, यस कम ऑन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई स्टॉप, चलिए चलिए स्टॉप। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। अब बताइए INC 22 किसका फॉर्म है? INC 22 ROC का फॉर्म है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, और चेंज के टाइम पे, और किसको फाइल किया जाता है, और कितने दिन में फाइल किया जाता है? क्या बात है, ओके। अब देखिए, मैंने आपसे कहा मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, बोलो पूछो ना। अब मैं पूछती हूं, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्टेट मेंशन होती है, प्रॉपर एड्रेस? ठीक है। X Limited is interested to change their registered office from Delhi to Noida. Delhi to Noida. Delhi, either it is an alteration in MOA. Alteration in MOA. क्वेश्चन नहीं समझ में है? नहीं है? कंपनी है ना, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से नोएडा में शिफ्ट करना चाहती है, तो क्या MOA के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे?
अच्छा छोड़ो, चलो छोड़ो। कंपनी अपना एड्रेस, अपनी ऑफिस जो है वो नोएडा से गाजियाबाद शिफ्ट कर रही है, तो क्या उसको एमओए के अंदर ऑल्टर करना पड़ेगा? क्यों? परफेक्ट, 100% परफेक्ट। चलिए जी, एवरी कंपनी हैविंग इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस इन हाउ मेनी डेज? सेक्शन बता दो, मजा आ जाएगा। सेक्शन 12, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन, मैम दिमाग हिल गया मैम, सबसेक्शन भी याद रखना है ना, सेक्शन याद रखना है ना, सबसेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें सारी चीजें भी याद हो गई तो तुम अभी सीएस बनते ही सीधा बोलोगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें जिसमें बिल्कुल कोई इनकम नहीं है और सिर्फ मेहनत है, ठीक है? सिर्फ मेहनत है और कोई इनकम नहीं है, इसलिए इसके बारे में तो सोचना मत यार। कॉर्पोरेट्स में जाना, कंपनीज में जाना, पीसीएस बनना, कितने अच्छे अच्छे कोट पहन के जाया करोगे, मर्सिडीज लेके जाया करोगे, जू 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 ऐसे करके, वहां जाके एकदम से फटाफट से वहां पे गार्ड आएगा, आपकी चाबी लेगा, फिर वो रखेगा, फिर ऑफिस पहुंचोगे, केबिन में आपके लिए कॉफी आएगी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, या आपको ग्रीन टी, क्या चाहिए? ग्रीन कॉफी भी होती है, ग्रीन कॉफी भी होती है, तभी तो आप यहाँ बैठो। जब कंपनी में जाओगे तभी तो मिलेगी ग्रीन कॉफी। वेट लूज करने के लिए होती है ग्रीन कॉफी, वो बहुत हाई लेवल पे होती है। तो इट मीन्स आप वहां जाओगे तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एंड वहां पहले दिन जाके कुर्सी बैठिए, फोटो क्लिक करके सेल्फी लेके फिर आप स्टेटस लगाओगे, लोग देखेंगे। कितनी अच्छी लाइफ होगी ना आपकी, सोचिए कितनी अच्छी लाइफ होगी। हाँ, और कोचिंग में क्या है, गाड़ी लगाने के लिए भी कितना झंझट है यहाँ पे। हाँ देखो, तो इट मीन्स, कौन कह रहे थे? नो, झूठ बोले तो कौवा काटे, पता है आपको। चलिए आइए वापस आइए। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की अगर हम बात करें तो कितने दिन के अंदर, कब? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, कौन सा फॉर्म नंबर है? INC 22 अलॉन्ग विद द, और किसको फाइल करना है? लर्न हो गया? 3 चीजें, कब फाइल करना है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म नंबर अलॉन्ग विद द, और किसको फाइल करना है? परफेक्ट, आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द, ये सिर्फ आपको याद करना है, जो लर्न करना है वो यही सही है। कम टू द नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या क्या जी? नेम, एड्रेस, प्रिंटेड इन लेजिबल लैंग्वेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द लेजिबल लैंग्वेज? क्या होती है? डिस्प्ले इन लोकल लैंग्वेज विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। What do you mean by the legible language? It means, आप देखो कई बार legible language, English is legible language, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जैसे कुछ सिटीज ऐसी है जहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको यूज करनी है, वन इज इंग्लिश एंड सेकंड वन इज लोकल लैंग्वेज। जैसे आप देखो कुछ स्टेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा रहता है और उस पर्टिकुलर एरिया की भाषा में भी लिखा रहता है। जैसे पंजाब है ना, पंजाब अगर कभी गए हो आप तो वहां पे पंजाबी में भी लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश में भी लिखा रहता है। महाराष्ट्र, वहां पे आप देखना इंग्लिश में भी होता है और मराठी में भी होता है। इसी तरीके से इवन एक स्टेशन तो ऐसा है जहां 3 भाषा का प्रयोग हुआ है। बता सकता कौन सा स्टेशन है? एक स्टेशन ऐसे मैंने देखा है जहां पे 3 भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं पर तो 2 होता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां 3 भाषा का प्रयोग है। आप कभी वैष्णो देवी जाना, कटरा पे 3 भाषा का प्रयोग किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, 3 भाषा का प्रयोग है। ठीक है, तो इट मींस आप देखिए, अब इधर देखिए बच्चों, डिस्प्ले नेम आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज की भी बात करी है, लोकल लैंग्वेज की भी बात करी है, लोकल लैंग्वेज की भी इन्होंने यहां पे बात करी है कि आप लोकल लैंग्वेज का यूज करोगे। आगे कहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बात क्लैरिफाई करी है, क्या जरा पढ़ना एक बार, एमसी ने क्या क्लैरिफाई किया है? अच्छा बताइए, एमसी जब भी क्लैरिफाई करती है तो कैसे करती है? हाँ जी, कौन बताएगा क्लैरिफिकेशन कैसे आते हैं? क्लैरिफिकेशंस कैसे आते हैं? सर्कुलर से। ओके, अब देखो इधर, इट
मीन्स यहाँ पे कहते हैं एमसीए क्लैरिफाइड दैट डिस्प्ले ऑफ इट्स नेम इन इंग्लिश इन एडिशन टू द डिस्प्ले इन लोकल लैंग्वेज विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन। एमसी ने बात क्लैरिफाई कर दी कि इंग्लिश में तो आपको करना ही है, साथ में वो लोकल लैंग्वेज जो वहां की यूज की जाती है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। Website for conducting online business or otherwise shall disclose, publish its name, address, registered office, SIN number, telephone number, fax number, email, name of person who may be contacted in case of any query or complaints on the landing home page of the said website। मतलब क्या हुआ इसका? इन्होंने कहा जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको भी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना, सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस नॉट ओनली द रजिस्टर्ड ऑफिस बट इंक्वायरी नंबर जो जिससे आप कॉल कर सको, प्रॉब्लम पूछ सको। एक और बात, लास्ट इंपॉर्टेंट बात नेम क्लॉज की, कि अगर कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है, अगर कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम जो है वो पुराने नाम नए नाम के साथ एटलीस्ट 2 साल तक डिस्प्ले करना पड़ेगा। कारण क्या है, सोच के बताओ। लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं पुराने नाम से, जैसे ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं इनके नाम चेंज हो गए तो लोग पुराने नाम से जानते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं? इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया, और गुड़गांव का भी चेंज हो गया, हाँ गुरुग्राम, और किसका? अच्छा, और बताइए, और कोई ऐसा नाम सिटी का जो चेंज हो गया? हाँ, सबसे ज्यादा फेमस तो प्रयागराज ही है। इलाहाबाद इंग्लिश में बोलते थे इलाहाबाद, हिंदी में बोलते इलाहाबाद। आप लिखा हुआ देखना, कभी ई लिखा रहता है, इलाहाबाद, और अब क्या हो गया? प्रयागराज। तो देखिए जरा, अब देखिए अगला स्टेप, ऐसा बोला जा रहा है कि अलीगढ़ का भी नाम चेंज कर रहे हैं। अलीगढ़, अलीगढ़, हरिगढ़, कुछ छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली का नाम भी दूसरा ही है, इंद्रप्रस्थ, पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का नाम। तो आप कभी अगर कहीं जा रहे हो तो बोल देना कहाँ जा रहे हो, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, इधर देखिए, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था? क्यों पड़ा था भारत का नाम? वो एक बच्ची कह रही है महा प्लस भारत इज इक्वल टू भारत। हाँ? अब कितनी संधि विच्छेद करेंगे? अच्छा, दूध या दूध वाला भैया, ऐसे ऐसे संधि विच्छेद करने लगे बच्चे हैं। तो देखिए, इधर देखिए, प्लीज प्लीज कम हियर। एक्चुअली जो पुराने नाम होते हैं वो नए नाम के साथ, एक और मैं जगह बताती हूँ आपको, आपको शायद नहीं पता हो। कौन सी देवी है एक, मैं बहुत फेमस भी है, और उनका नाम है नगरकोट वाली देवी, और हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उनका नाम चेंज करके क्या जगह पड़ी है वो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ सिटी। नैना देवी नहीं है, कुछ और नाम कर दिया उनका, कुछ मतलब चेंज कर दिया है। अब तो शायद आप नगरकोट वाली देवी से तो आप जान भी नहीं रहे हो, लेकिन उनका जो नया नाम है उनसे आप जान। कांगड़ा देवी, कितने बच्चे जानते हैं कांगड़ा देवी? कांगड़ा देवी बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन पहले उनका नाम नगरकोट था उस जगह का नाम, लेकिन अब क्या हो गया? कांगड़ा, सिटी का नाम चेंज कर दिया कांगड़ा। तो ऐसे जब नाम चेंज हो जाते हैं तो बहुत सालों तक तो पुराना ही नाम यूज करते हैं। यही इन्होंने कंपनी के केस में बोला है कि कंपनी का नाम अगर चेंज हो गया है तो अगले 2 सालों तक नए नाम के साथ पुराना नाम भी आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? यस। अब आप क्या पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को डिटेल में जान चुके हो, एक्सेप्ट ऑल्ट्रेशन। एक्सेप्ट इन फ्यूचर जब सीएस बनने के बाद कंपनी में काम करोगे तो सेक्शन यही रहेगा,
ऐसे तो यानी सेक्शन में कोई चेंज हो जाएगा। सेक्शन तो आपके लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही है, और जो सीएस बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है, क्योंकि सेक्शन में तो कोई चेंज नहीं हो सकता। तो क्या कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस तक प्रोविजन क्लियर हो गए? एक बार फिर से बताऊं, रिपीट करूं? चलिए जी, ये बताइए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए? ठीक है। फॉर्म नंबर कौन सा होता है? ओके। वेरिफिकेशन कौन से फॉर्म में होता है? उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं? कितने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए? 2 मंथ्स। कितने महीने से पुराना होना चाहिए? अगर किराए पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके मालिक हो तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अच्छा, अब कंपनी का नाम सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा? कहां पर? आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। ये एमसी ने क्लैरिफाई कर दिया, दैट इज लेजिबल लैंग्वेज। ओके। उसी के साथ साथ अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो क्या किया जाएगा? ऑनलाइन बिजनेस है तो वेबसाइट पे आपको एड्रेस देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, सिन नंबर और ईमेल, और उसके साथ जिसके साथ हम कांटेक्ट कर सके और जो हमारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा वो वेबसाइट पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलिए जी, अगर कंपनी नेम चेंज करेगी तो अगले 2 साल तक उसे पुराने नाम के साथ, नए नाम के साथ पुराना नाम भी अटैच करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, नेम क्लॉज समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट क्लॉज? आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी, नेम क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी, बड़ा ही छोटा सा चुन्नू से सेक्शन है। देखिए क्या कहता है। क्या बिना किसी उद्देश्य की कंपनी बन सकती है? क्या इंसान बिना उद्देश्य के जीवन जी सकता है? जी सकता नहीं जी सकता? अब सुनो अगली बात, सुनो ध्यान से। ये तो कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्यहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, जानवर के समान होता है। अगर आपके जीवन में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके जीवन में कोई अप्रोच ही नहीं है, आपके जीवन में कोई आपको कुछ चाहिए नहीं है, तो यू आर लिविंग लाइफ जस्ट लाइक एनिमल्स। आप और एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे यहां जो बच्चे बैठे हैं उनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा है जो हमें हाई क्लास में लेके जाता है, जो हमें मिडिल क्लास से उठा के सीधा हाई क्लास में कन्वर्ट कर देता है। इस कोर्स के अंदर बहुत ताकत है। और सबसे खास बात पता है इसके अंदर क्या है? इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत है। अगर कोई बच्चा लगन वाला है, लगनशील है, कुछ ऐसे साल ऐसे गए हमारे दिल्ली के अंदर कि जो टॉप टैक्स पेयर्स थे वो हमारे प्रोफेशन से थे। सोचिए, दिल्ली के टॉप टैक्स पेयर हमारे प्रोफेशन से, मिडिल क्लास से निकल के कहां तक पहुंच सकते हैं। कितने बड़े बड़े लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। शिव नडार, आपने नाम सुना होगा, शिव नडार HCL के प्रमोटर, HCL कंपनी सुने? HCL, उनके जो प्रमोटर है वो टॉप टैक्स पेयर्स, टॉप पर्सनालिटी है दिल्ली के। भारतीय एयरटेल के प्रमोटर दिल्ली में ही आते हैं। अगर टॉप 10 पर्सनालिटीज दिल्ली की हम बात करें तो आपने सुना होगा भारतीय एयरटेल, सुना? DLF कंपनी का नाम सुना होगा, DLF, उनके जो प्रमोटर है वो भी टॉप 10 पर्सनालिटीज, दिल्ली के टॉप 10। उन सबसे ऊपर जाके टैक्स पे करना, आप समझो कितनी ताकत है इस कोर्स के अंदर। स्काई इज द लिमिट। अगर आपने सोच लिया ना मुझे आग लगानी है तो आप आग लगा दोगे। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि मुझे सबसे पहली चीज तो हमारे प्रोफेशन में इनकम ज्यादा क्यों है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। इनकम ज्यादा क्यों है? इनकम ज्यादा क्यों है? CA कोर्स करने के बाद इनकम ज्यादा क्यों है? ज्यादा इनकम क्यों है? क्योंकि सर्विस सेक्टर है। यस और नो? क्या कौन सा सेक्टर है? आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, आपको कोई मशीन। अगर आपको NCLT के पिटीशन के लिए जाना है, आपको कोई केस लड़ना है, आपने कहा मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो आपको 2 करोड़ आपके, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, बस आपकी ड्रेसेस का ही खर्चा है और कुछ भी नहीं है, गाड़ी का खर्चा है, और तो सिर्फ आपका अपना पर्सनल स्किल है ना। यस और नो? तो इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई मशीनरीज की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके पेन में दम होता है, आपकी कलम में दम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप स्काई इज द लिमिट। क्या बोला मैंने? तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा बड़े होने चाहिए, ड्रीम्स हमेशा बड़े होने चाहिए। जब ड्रीम बड़े होते हैं तो हार्डवर्क बड़ा होता है, हार्डवर्क बड़ा होता है इंसान अचीव कर जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए आइए जल्दी से। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अ कंपल्सरी क्लॉज। कहां पर? MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
अच्छा बताइए, क्या कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को देखिए कंपनी को फंड्स देते हैं। कौन फंड्स देते हैं? पब्लिक। ठीक है, आगे देखिए, इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंपनी स्टेट इन एमओए ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। क्या सारी एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए? और अगर ऑब्जेक्ट के बाहर गई तो क्या हो जाएगी? अल्ट्रा वायरस। क्या हो जाएगी जरा बताना? अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रा वायरस? वेरी गुड, उसे बोलते हैं बियॉन्ड द पावर्स। जो पावर्स के बाहर जाके काम होता है उसे बियॉन्ड द पावर्स बोलते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमेशा कहती है कि अगर आप एमओए के बाहर जाके, और स्पेशली एमओए के अंदर कौन से वाले क्लॉज के बाहर जाके? ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कोई भी काम करोगे तो सिंपल सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर्स। एंड आप चाह कर भी उसके अगेंस्ट या सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता किसी भी तरीके का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कहीं ना कहीं कौन से वाला क्लॉज? दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सेक्शन नंबर 4 में ही आ जाता है। मैं आपको दिखाती हूं। अभी शो नहीं हो रहा तो आप इसी से काम चला सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। जब हम ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, आगे की डिटेल तब पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज में इट्स अ कंपलसरी क्लॉज है। कहां पर होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कोई भी व्यक्ति इसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकता। किया तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस, जिसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज द लायबिलिटी क्लॉज। क्या होता है जरा बताना? लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मतलब कि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पे लायबिलिटी मेंशन किसमें होती है? एमओए। एंड अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। अच्छा बताइए, अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसमें आप कितने के लिए लायबल होंगे? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 शेयर कंपनी के लिए और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, तो आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी है? टोटल लायबिलिटी 1000, और उसमें से आपने 800 रुपए कंपनी को पे कर दिए, तो आपकी लायबिलिटी क्या बची? 200। क्या उससे ज्यादा के लिए आप लायबल हो? आंसर इज नो। तो कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर एंड लायबल ओनली फॉर व्हाट द वर्ड इज यूज्ड हियर? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। एंड लिमिटेड बाय गारंटी में आपने जितनी अमाउंट की गारंटी ले रखी है वहां पे सिर्फ अमाउंट होती है, और लिमिटेड बाय शेयर के केस में शेयर्स की वैल्यू होती है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने यहां पे एक बात और समझी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। तीनों में अंतर क्या है? पहले के केस में यू आर लायबल फॉर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, सेकंड के केस में यू आर लायबल फॉर अमाउंट गारंटीड, तीसरे केस में देयर इज नो लिमिट ऑन लायबिलिटी। यहां पे किसी तरीके की कोई भी लिमिट आपकी लायबिलिटी पे नहीं होती है। एक्सएन नंबर ऑफ आपकी लायबिलिटी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन सुनो, तो मैम एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी? अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो सेम वही हो गई जो पार्टनरशिप होती है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? लाइव स्टूडेंट्स आप भी क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बताओ? मैंने कहा अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो फिर तो ये वही हो गई। कौन सी वाली? बताइए जल्दी से। पार्टनरशिप फर्म, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म। क्या सेम है? अच्छा, आपने कई बार देखा होगा घर में दो बहन भाई होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। घर में दो बहन भाई एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो वो एक ही होते हैं। मासी मासी एक जैसे दिखती है, कुछ कुछ अंतर होता है, बस देखने से ऐसा लगता है सगी बहन है ये। ऐसा फील किया आपने कभी? तो वो यही इसका मतलब वो बोथ आर द सेम पर्सन? नो। अगर कुछ फीचर्स आपको मैच कर रही है तो इसका मतलब बोथ आर नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स आर लायबल,
पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, चाहे कंपनी चल रही, चाहे पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बंद हो गई है, यू आर लायबल। बट कंपनी केस में अगर कंपनी बंद होती है तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, अगर कंपनी रनिंग में तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। समझ में आया अंतर क्या है? चलिए, तो ये था हमारे लायबिलिटी क्लॉज। अभी हमने पढ़ लिया क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी हमने पढ़ लिया क्या? रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। अभी हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? नेम क्लॉज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैपिटल क्लॉज, अ वेरी सिंपल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है? आपकी कैपिटल कितनी रजिस्टर्ड हुई है? आपने जब क्लास 12th में क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़ते थे कि एक्स लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख, आउट ऑफ विच 20,000 इशू। पढ़ा आपने इसे? क्लास 12th करी है क्या? ये 10वीं फेल सीबीसीएस करे। क्लास 12th करी तो टीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ी होगी, पूरे साल वही तो पढ़ी है। सेकंड वाली तो लास्ट में मिनट पे पढ़ी थी, ट्यूशन में भी सही ले जाते थे। और आपने सेकंड वाली बुक तो बहुत ही कम पढ़ी होगी, एक या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कैपिटल क्लॉज, तो एक आपकी कैपिटल होती है, उसके 3 नाम है, उसके 3 नाम है। जब मैं शेयर कैपिटल पढ़ाऊंगी ना तब भी पढ़ाऊंगी। उसके 3 नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सॉरी रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल। जैसे आपने देखा ना बच्चों के कई नाम होते हैं, जब वो घर पे रहते तो उसे चुन्नू चुन्नू बोलते, चुन्नू चुन्नू चुन्नू। जब वो बाहर जाते स्कूल का नाम है चरण सिंह, इज्जत से, है ना। और उसके बाद जब वो अपने मामा के घर जाते तो मामा वाले ने प्यार से नाम रखा चंदू चंदू चंदू, तो बच्चा इरिटेट होता, नहीं आई एम नॉट अ चंदू। ठीक है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आई एम नॉट अ चंदू, एक्चुअली मेरा इज्जत का नाम है चरण सिंह। ठीक है, तो इसी तरीके से एमओए के भी 3 नाम है। क्या क्या जरा बताना? नॉमिनल क्लॉज, ऑथराइज क्लॉज और रजिस्टर्ड क्लॉज। अमाउंट लेज डाउन मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट इशू शेयर। कंपनी से बोला जाता है कि तुझे कैपिटल इशू करनी है, लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, जी करने हैं। क्या इशू करके? शेयर की, हाँ जी। आरओसी से परमिशन लेके आओ। आरओसी से परमिशन ली 1 लाख की, 1 लाख शेयर्स की, तो मैक्सिमम कितने इशू कर सकते हैं? 1 लाख से ज्यादा। वो 1 लाख की अमाउंट कहां लिखी जाएगी? एमओए के कैपिटल क्लॉज में। एमओए के कहां पे जरा बताना? एमओए की वो अमाउंट मेंशन होगी, उससे बाहर जाके आप इशू नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अगर कंपनी ने मान के चलो 1 लाख की कैपिटल रखी और 1 लाख इशू कर दिए, अब उसे फिर दोबारा पैसे की जरूरत है, एक्सपेंशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो अब क्या किया जाए? सोच के बताओ, अब बताओ क्या करें? ऑब्वियस सी बात है, ताली बजाओ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तेज तेज ताली बजाना। जिसने धीरे बजाई उसकी सीरीज बहुत लेट होगी, तेज तेज। वाह, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही, सही पकड़े एकदम। इट मीन्स क्या होगा? ऑल्ट्रेशन। क्या होगा जरा बताना? ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? ऑल्ट्रेशन। किसके अंदर? एमओए ड्यू टू चेंज इन नेम क्लॉज। अभी जा रही है, अभी जा रही है, अभी रुको जरा, फिर से दोबारा से सेक्शन रिवाइज कराती जाऊंगी, जब तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लर्न होते जाएंगे। हमारा दिमाग जो है ना, वो ऐसा एक इतना ब्यूटीफुल ऑर्गन है, उसे जिस चीज में लगा उसमें बहुत अच्छा लग जाता है। तो मैं आपसे बता देती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना अगले 2-3 साल तक, जब तक सीएस कंप्लीट ना हो जाए। और पढ़ने के बाद भी फेल होते हैं, सुन लीजिए, तो इसीलिए दिल थोड़ा बड़ा लेके चलना, क्योंकि फेल होना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? पास होने के लिए। तो पास होने के लिए तो जान लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? क्या लगानी पड़ेगी? जिस दिन एक छुट्टी मतलब गए काम से, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी। चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट, सेक्शन रिवाइज करो जल्दी जल्दी फटाफट से। अब पीछे से चलेंगे, सेक्शन नंबर 149 में बताइए क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए? और पब्लिक में और ओपीसी में? ओके, सेक्शन 12 किसका है? कितने दिन में रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? वेरिफिकेशन कितने दिन में? फोन नंबर कौन सा है? आवाज नहीं है, जोर से बोलो, अरे तेज से बोलो, लड़के भी बोले, लड़के यही नहीं क्लास में, लड़के भी बोले कम ऑन फास्ट, INC 22, और लड़के भी बोले। क्या बात है, देखा तुमने कितना दम है लड़कियों के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स, अब सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, सेक्शन नंबर 13, मैं तो भूल गई। जहां जहां तू होगा मेरा साया,
आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे सेक्शन नंबर 13 में क्या था? ऑल्ट्रेशन ऑफ। तो 14 में क्या होगा? सेक्शन 12 में क्या होगा? सेक्शन 7 में क्या होगा? सेक्शन 6 में क्या होगा? सेक्शन 5 में क्या होगा? सेक्शन 4 में क्या होगा? सेक्शन 3 में क्या होगा? सेक्शन 2 में क्या होगा? सेक्शन नंबर 1 में 149 में, ओके। सेक्शन 240 में, 41 में, 42 में, 71 में। सेक्शन 2 क्लास, ओ माय गॉड, सेक्शन 2 क्लास 45 बता सकता कोई बच्चा? क्या बात है। सेक्शन 2 क्लास 61, 62 में ओपीसी है, ओके। उसी के साथ सेक्शन 2 क्लास 68 में पक्का? अच्छा, सेक्शन 2 क्लास 85, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। सेक्शन 2 क्लास 86, 87, बहुत अच्छे। तारीफ बजाएं बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल। चलिए जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में परसों। और अब धीरे धीरे मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रही हूं। परसों की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? JIGL। हम JIGL पढ़ेंगे और यहां हम पढ़ेंगे अब तो जेल में